नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार वरुण आज के इस साहित्यिकी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज साहित्यिकी के इस कार्यक्रम का विषय है भक्ति काल और मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, युवा मेहमान आए हुए हैं जो साहित्य के प्रति इनकी गहरी निष्ठा है। सर्वप्रथम डॉक्टर रंजीत कुमार सनेही जी हमारे साथ हैं, जो कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से हैं और सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और कवि भी हैं, कहानीकार भी हैं और जायसी मर्मज्ञ भी हैं। उसके साथ हमारे साथ अभी डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी हैं, जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग हैं। युवा आलोचक के तौर पर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान साहित्य और संस्कृति में बनाई है। जब बात करते हैं जायसी को लेकर, तो जायसी भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के तौर पर हम उन्हें पढ़ते हैं। मूलतः जायसी प्रेम के कवि हैं। पद्मावत के माध्यम से उन्होंने आख्यान रचा है प्रेम का। जायसी लोक के कवि हैं, लोक संस्कृति के कवि हैं, लौकिक मनोभाव के कवि हैं। लोक के सुख और दुख दोनों की अभिव्यक्ति जायसी की कविता में आकार लेती है। उसके साथ साथ जायसी लोक भाषाओं के प्रतिष्ठा के भी कवि हैं। लोक भाषा अवधि के माध्यम से उन्होंने आम जन की भावनाओं को कविता में आकार देने की कोशिश की है। मसनवी शैली में लिखते हैं। सूफियों की एक विशेष शैली है, मसनवी शैली में लिखते हैं। साहे वक्त की प्रशंसा उनके तीनों रचनाओं में हमें देखने को मिलता है, पद्मावत में भी, अखरावट में भी। मूलतः 3 रचनाएं जायसी की है, पद्मावत, अखरावट, कन्हावत। लेकिन आचार्य शुक्ल और कई रचनाओं को, जो कि अप्रमाणिक रचनाएं हैं, जिसकी चर्चा वह करते हैं। लेकिन 3 रचनाओं पे हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम संदर्भ शुरू करते हैं डॉक्टर रंजीत जी से कि जायसी प्रेम के कवि हैं, जायसी भक्ति काल के निर्गुण शाखा के सूफी काव्य के कवि हैं। आप जायसी के काव्य को भक्तिकालीन कवियों के संदर्भ में किस रूप में देखते हैं? उनकी कविता, जितने भक्तिकालीन कवि हैं, उनकी कविता किस रूप से बाकी भक्त कवियों से अलग है? डॉक्टर रंजीत जी। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी भक्ति साहित्य के एक हस्ताक्षर कवि हैं। संत परंपरा की जो निर्गुण से इतर सूफियों की जो परंपरा रही, उस परंपरा में जायसी ने जो पहले से चली आ रही थी प्रेम काव्य की परंपरा, उससे अलग हटके भले ही उन्होंने मसनवी शैली में साहेब वक्त की वंदना या फिर प्रशंसा या वंदना, एक ईश्वर की स्तुति, ये सब की हो, किंतु जिस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक तत्व, भारतीय रीति रिवाज, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ तीज त्यौहार को आत्मसात किया है अपने साहित्य के माध्यम से, वो कुछ हद तक गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य में ही मिलता है। जायसी कबीर के भांति लोगों को तरेरा नहीं देते हैं। जरूर। जायसी समाज के जो वंचित तबके के लोग हैं, जो ग्रामीण गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं और जिनमें ईश्वर के प्रति आस्था है, उनकी आस्था पर चोट नहीं करते हैं, बल्कि जायसी उनकी आस्थाओं को एक स्वर देते हैं। इसके पीछे के कारण यह है कि जायसी
एकेश्वरवादी जो परंपरा रही इस्लाम की, जी जी जी, उससे अलग हट के अद्वैतवादी जो भारतीय परंपरा रही, उस परंपरा के अनुरूप अपना महाकाव्य जो पद्मावत है वो लिखते हैं। और ये पद्मावत की कथा जो है वो उनसे भी पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, चूँकि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पद्मावत काव्य का दो पक्ष है, एक उसका उत्तरार्ध है और एक पूर्वार्ध है, एक उसका ऐतिहासिक पक्ष है और एक उसका काल्पनिक पक्ष है। जैसी दोनों में ऐतिहासिक पक्ष के चित्रण में भी उन्होंने जो भारतीय इतिहास की जो मर्यादा है जी, उसकी गरिमा रखी। एक मुस्लिम कवि होकर के जिस तरह से पद्मिनी के स्वरूप का उन्होंने चित्रण किया है, वर्णन किया है दार्शनिक रूप में, वह भारतीय वेदांत के अनुकूल है। उसी तरह से उन्होंने रत्नसेन के संदर्भ में भी, या फिर यहाँ सिंघल द्वीप और चित्तौड़गढ़, ये दोनों की भी जो कथा वस्तु उठाई है वो हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो तुलसीदास के पास है रामचरितमानस जैसा एक बड़ा काव्य महाकाव्य रहा है, लेकिन इनके ऐतिहासिक पात्र होने के बाद भी जिस गहराई के साथ, जिस वेदना के साथ इन्होंने पद्मावती और रत्नसेन के बीच के जो कहानी है उस कहानी को दिखाया, वो बड़ी अच्छी बात है आपने कही कि जायसी ने जिस वेदना के साथ पद्मावती और रत्नसेन की चर्चा की, कहा भी जाता है कि जायसी वेदना के भी कवि हैं। जायसी केवल प्रेम के कवि नहीं है, जायसी का पूरा रचना संसार और उसके लोक जीवन के संदर्भ में वेदना का भी तत्व है, और वेदना का भी भारतीयकरण उन्होंने किया है। और जब भी जायसी की हम चर्चा करते हैं तो पद्मावत को केंद्र में रखना ही पड़ता है। उनकी प्रसिद्धि का कारण, प्रसिद्धि का कारण ही पद्मावत है। तो इसी से एक दूसरा प्रश्न मनोज जी आपके लिए कि जायसी की पद्मावत अन्य उस दौर में तुलसीदास भी लिख रहे थे, उसी समकालीन लेखक के तौर पर सूरदास भी लिख रहे थे, जो बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखा। तो जायसी का पद्मावत अन्य जो समकालीन उनके लेखक थे और भक्तिकालीन जो कवि थे उससे कैसे अलग है? क्योंकि जायसी ने पद्मावत के माध्यम से अवध के लोक जीवन को उन्होंने उठाया है। ऐतिहासिकता और दार्शनिकता की बात रंजीत जी ने की है। अनुज जी, पद्मावत के बारे में वरुण सर, जब भी मैं सोचता हूँ जी, तो मुझे लगता है कि भक्ति काल के उस पूरे परिदृश्य में जिन रचनाओं ने उस आंदोलन को, उस कालखंड को विराटता, व्यापकता दी, उसमें पद्मावत की बहुत बड़ी भूमिका है। भक्ति काल के उस पूरे परिदृश्य से अगर जायसी को हम निकाल देते हैं तो भक्ति काल का जो कैनवास है, जो उसका फलक है, वो कुछ संकुचित जान पड़ेगा। आज हम जितने फक्र के साथ, जितने गर्व के साथ भक्ति आंदोलन को इस रूप में याद करते हैं कि हमारे पास, हमारे पुरखों में कबीर नहीं है, तुलसी ही नहीं है, सूरदास ही नहीं है, बल्कि जायसी भी थे, रहीम और रसखान भी थे। सर ने भी अभी बताया कि मुस्लिम कवि होते हुए भी जो गंगा जमुनी तहजीब की बात मध्यकाल से चलनी शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि उसकी पृष्ठभूमि, उसके लिए एक मजबूत आधार का निर्माण पद्मावत से शुरू होता है। हाँ जरूर। पद्मावत को हम एक संदर्भ बिंदु के तौर पर देख सकते हैं कि एक मुस्लिम समाज से आने वाले कवि ने हिंदू परंपरा के, हिंदू इतिहास के एक ऐसे बिंदु को पकड़ते हैं और फिर उस बिंदु में काल्पनिकता, ऐतिहासिकता, बल्कि लोक जीवन के बहुत सारे पहलुओं को समेटते हुए एक ऐसी कृति को रचते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। उस प्रबंध काव्य का बाकी हिंदी साहित्य के बाकी किताबों में, बाकी ग्रंथों में उस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आती है। बल्कि कई बार तो मुझे ये लगता है कि मध्यकाल में हिंदुस्तान में पद्मावत जैसी किताब लिखी जा रही थी, वर्ल्ड लिटरेचर के नज़रिए से भी देखें, वैश्विक साहित्य के नज़रिए से भी देखें, तो भी हमें लगता है कि जायसी जैसी दृष्टि
शायद ही किसी लेखक के पास रही होगी जिसमें एक ही किताब में, एक ही ग्रंथ में वियोग का संयोग जो वर्णन है उस उतना ही करीने से उन्होंने संयोग पर भी बात की है, युद्ध की बात की है, दर्शन की बात की है, लोक जीवन की बात की है, तीज त्योहार जिसका जिक्र आप कर रहे थे उसकी बात की है। तो मैं समझता हूँ कि पद्मावत को मैं इसी रूप में याद करता हूँ, एक गौरव ग्रंथ के रूप में, गौरव ग्रंथ के रूप में याद पद्मावत करता को हूँ। आप याद करते हैं। जब हम भक्ति काल के संदर्भ को लेकर बात करते हैं तो भक्ति काल के बारे में कहा जाता है कि अखिल भारतीय स्तर पर भक्ति काल एक सांस्कृतिक आंदोलन था। और मुझे लगता है जायसी को बार बार पढ़ते हुए और उनको पन्ने को उलटते हुए मुझे लगता है कि जो सांस्कृतिक आंदोलन की चर्चा आलोचकों ने की है, कहीं ना कहीं जायसी उसके केंद्र में है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और जायसी उसके केंद्र में है, और क्योंकि जायसी का पूरा जो संसार है, रचना संसार है, उनका वितान है, वह लोक जीवन से भरपूर है। बिल्कुल। मुस्लिम परिवार में जन्मे हैं जायसी, लेकिन हिंदू परिवार के कथा को अपनी कथा कहते हैं उन्होंने, और वह आम जनजीवन की कथा कहते हैं, अवध की कथा कहते हैं, ऐतिहासिकता का समन्वय है ही। पद्मावत की आपने बहुत अच्छी चर्चा की। एक बात वहीं से बढ़कर आती है कि पद्मावत में जब हम लोक जीवन की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो पद्मावत में 12 मासे का प्रयोग है जी, अद्भुत प्रयोग 12 मासे का पद्मावत में है। तो रंजीत जी, मैं जानना चाहता हूँ उस 12 मासे का प्रयोग बखूबी जायसी ने किया है, आप उस संदर्भ को किस रूप में देखते हैं, या क्या है 12 मासे का प्रयोग पद्मावत में? बिल्कुल सर, पद्मावत में जो नागमती वियोग खंड है, जिसे 12 मासा भी कहते हैं, और शुक्ल की भाषा में कहें तो अद्वितीय विरह प्रेम की यह कथा है। और 12 मासा की परंपरा भारतीय परंपरा रही है। संस्कृत महाकाव्यों में षड ऋतु और 12 मासा की परंपरा रही है। संयोग श्रृंगार में कवियों में जो एक काव्य शैली रही है, उसमें षड ऋतु वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार के वर्णन में 12 मासा की बात होती है। जायसी से पूर्व भी 12 मासा की परंपरा जैसा कि रहा, किंतु चंदायन में मुल्ला दाऊद के हम मृगावती में भी वो परंपरा रही है। जी जी। लेकिन जायसी का जो 12 मासा है जी, वो जिस तरह से 12 महीने की जो ग्रामीण, जो उत्तर प्रदेश के खास करके कृषि आधारित जो एक दुनिया है, उस दुनिया के ताने वाने को जो नागमती के विरह के संदर्भ में, जैसा कि सर से बात हो रही थी कि फिल्मों के संदर्भ में पद्मावत पर फिल्म भी बनी, लेकिन उस फिल्म में अगर जितना संजय लीला भंसाली पद्मावती पर फोकस किए, उतना से कम अगर नागमती को दिखाया जाता। मुझे तो लगता है कि एक फिल्म और ऐसी बननी चाहिए जिसमें नागमती की जो पीड़ा है, नागमती के अंदर में जो भारतीय स्त्री का जो एक गौरव स्वाभिमान है। एक बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि नागमती में भारतीय स्त्री का गौरव और सम्मान है। नागमती के साथ है कि जो भारतीय स्त्रियां आज भी अपने घर की चौहद्दी से बाहर निकलने से पहले अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों से पूछ कर निकलती है। राजा होते नहीं, रत्नसेन होते नहीं है, वो चौहद्दी से बाहर नहीं निकलती है। तो कहीं ना कहीं जायसी ने पूरे उनके संस्कार भारतीयता के साथ नागमती का गढ़ा है, भारतीय स्त्री के संदर्भ को उन्होंने निखारने का बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति से विरह की जो वेदना है, विरह तो सूफी काव्य का मूलाधार है। तो प्रकृति के साथ जोड़ के, जैसे चढ़ा आषाढ़ गगन घन वाजा, साजा बिरह धुंध दल वाजा, या फिर एक कार्तिक मास है, कार्तिक मास में ही वो कहते हैं कि भाई अब पिया नहीं है तो जिसके घर में पिया है उनके यहाँ दीवारी है। तो इस तरह की चीज़ें जायसी ने प्रत्येक महीने और हिंदी माह में खास करके एक स्त्री भी स्त्री के रूप में, प्रकृति भी स्त्री के रूप में, और विरह भी एक स्त्री की विरह है। जैसे एक उदाहरण है कि जिसमें वो विरह की
हालांकि सूफियों में जो परंपरा पाई जाती है उहात्मकता, तो विरह के चित्रण में उहात्मकता जो देखने को मिलती है, जिसमें जैसे बिहारी उहारी आदि की कविताओं में मिलती है, वो नहीं मिलती है, इनमें सहज मिलती है। जैसे पिया से कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी तोरी जरी मुई, ताके धुआं हम लाग। यहाँ से जो संवाद हो रहा है ठीक उसी तरीका से जैसे रामचरितमानस में आगे चल के, चूँकि मैं कहूँगा कि पद्मावत तुलसीदास जी के लिए रास्ता खुलता है अवधी भाषा में महाकाव्य लिखने की, इसके पहले महाकाव्य लिखने की परिपाटी नहीं थी। तो हे खग हे मृग श्रावक श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, जो प्रभु राम जी सीता को खोजने के क्रम में जिस पीड़ा की अनुभव से गुजर रहे हैं, या फिर जो मेघदूत में जो यक्ष की पीड़ा लेकर के मेघ के साथ जो संवाद है, लगभग ये परंपरा यहाँ पे मिलता है कि पद्मावती भी प्रकृति के माध्यम से अपने तो ये कहा जा सकता है क्या कि पद्मावती की यात्रा रत्नसेन की यात्रा, रत्नसेन की जो रानी है उनकी जो यात्रा है वह कहीं ना कहीं अनुभूति से अनुभव तक की यात्रा है, कह सकते हैं। विरह में जिस तरह की पहले अनुभूत करती है, बिल्कुल नागमती पहले अनुभूत करती है, फिर वो बेचैन होकर बाहर निकलती है, आम लोक जीवन में बाहर निकलती है। जायसी के पास जैसे नंद दुलारे वाजपेयी का एक आलोचनात्मक दृष्टि रही, शुक्ल जी की रसवादी रही, वाजपेयी जी की सौष्ठववादी रही, इनमें सौंदर्य खोजा। जायसी में खुद सौंदर्य नहीं था, मोके हंस ही की को हर ही। शेरशाह सूरी के दरबार में जाते हैं और किसी को लगता है कि अच्छा ऐसा भी कभी हो सकता है काला कलूटा, जैसा कि शीतला के प्रभाव से वो कुरूप हो गए थे और एक किसान परिवार से थे, कृषि से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे गांधी में भौतिक सौंदर्य नहीं है, लेकिन जो वैचारिकी सौंदर्य है, सत्यम शिवम सुंदरम जो हमारे दूरदर्शन का मूल वाक्य है, ठीक उसी तरह से जायसी में बाहरी सौंदर्य नहीं है, भौतिक सौंदर्य नहीं है। और सूफियों की तो यही परंपरा रही, इस्लाम से बाहर वो आते ही हैं, इसीलिए भारतीय संसर्गता में जैसे जैसे जितनी नज़दीक आते चले जाते हैं, उनमें सूफियाना और जो हमारे यहाँ का द्वैत है या फिर सिद्धों और नाथों का जो साहित्य है, वैष्णवों का जो साहित्य है, सबके लिए इन्होंने, शिव के लिए जो शैव हैं उनके लिए भी इन्होंने। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि नागमती के संदर्भ में जी, पद्मावती के संदर्भ में और रत्नसेन के संदर्भ में, चूंकि नागमती दुनिया है, रत्नसेन आत्मा है, वो तो पद्मावती जो है वो परमात्मा है। जी, जी। इन तीनों के बीच का जो संबंध है, रागात्मक संबंध है, उसे रागात्मक संबंध का पता सर्वाधिक हमें नागमती का जो वियोग खंड है और 12 मासे से उसका पता चलता है। और आपने बड़ी सही बातें कही कि 12 मासे से वो पूरे वियोग खंड है, इसीलिए हम लोग जायसी को वियोग के कवि भी कहते हैं, संयोग प्रेम के पीर कवि के रूप में, प्रेम के पीर कवि के तौर पर। लेकिन एक बात और मनोज जी, हम लोग जायसी को जब भी कोट करते हैं और प्रतीक योजना की उन्होंने लगभग बातें की, क्योंकि प्रतीकों में बात इसलिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जब कहीं ना कहीं उस ग्रंथ में आध्यात्मिकता का समावेश हो। जायसी लोक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिकता का समावेश अपनी ग्रंथों में करते वो लिखते हैं, छार उठाई लिन्ही एक मुट्ठी, दिनती उठाई पिरियनी झूठी। मतलब एक मुट्ठी जब अंतिम में जो अलाउद्दीन उठाते और फिर उसको पृथ्वी पर गिराते हैं, तो वह जो संदर्भ है कि लोक जीवन को आध्यात्मिकता के साथ जो सुंदर संयोजन जायसी ने किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आध्यात्मिकता है पद्मावत में और लोक जीवन भी है जी। और ये खूबसूरत, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक खूबसूरत सम्मिश्रण है जिसमें आध्यात्मिकता के साथ लोक जीवन को इस रचना में आधार बनाया गया है। जी। मैं समझता हूँ कि जिस पंक्तियों को आप उद्धृत कर रहे हैं, एक पंक्ति है इसी पद्मावत की कि मानुष प्रेम भयो बैकुठी, ना ही टका चारे एक मुठी।
वो यही बात है कि जिस तरीके से अलाउद्दीन जब आखिर में जौहर करने के बाद, सती होने के बाद उस जगह पर पहुंचता है और उसे एक मुट्ठी राख के सिवाय कुछ नहीं मिलता है, तो वो समझता है, और वहाँ पे जायसी खुद बखुद ये बात भी कहते हैं कि दुनिया एक मुट्ठी छार के अलावा और कुछ भी नहीं है, और मानुष प्रेम की बात कही है। उनकी आध्यात्मिकता को हम यहीं जोड़ सकते हैं और यहीं समझ सकते हैं कि ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफ़र नहीं है, बल्कि ये सफ़र, ये प्रेम को ही बैकुंठ बनाने की बात कह रहे हैं कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, इंसानी मोहब्बत, इंसानी इश्क जो है ये खुद बैकुंठ के बराबर है। आपको बैकुंठ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वर्ग लोक की यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रेम में ही बैकुंठ को पा सकते हैं। तो ये उनकी आध्यात्मिकता का आधार मैं समझता हूँ। बाकी का जो प्रतीक सर बता रहे थे कि पद्मावती परमात्मा, आत्मा और माया, नागमती यह जीवन धंधा, ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लेकिन उस पद्मावत को और जायसी को जो आप कह रहे थे कि प्रेम के पीर और प्रेम के गायक के रूप में ही याद किया जाना चाहिए, और प्रेम को बैकुंठ के इर्द गिर्द या उसके समकक्ष रखने वाले कवि के रूप में याद किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात है आपने कही, उसके साथ एक बात और जुड़ रही है कि जायसी के यहाँ जो धर्म का जो स्वरूप है वह शास्त्रीय नहीं है, वह लौकिक है। मुझे लगता है कि वह स्वरूप जो लौकिक है जायसी के यहाँ, उसकी वजह से आध्यात्मिक आवरण होने के बावजूद भी जायसी हमें लोक के कवि लगते हैं। हमारे जीवन जगत के कवि हैं, अवध के लोक संस्कृति के कवि हैं, प्रेम के पीर हैं। मुझे ऐसा लगता है, इस पे आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और बल्कि ये कहने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि जायसी की पद्मावत में लौकिकता उनकी आध्यात्मिकता पर हावी है और भारी पड़ रही है। जिस संस्कृत के वर्चस्व को भक्तिकालीन कवियों ने तोड़ा, उसमें जायसी एक महत्वपूर्ण कवि है। आप उनकी लोक भाषा को रंजीत जी किस रूप में देखते हैं? अरबी, तुर्की, हिंदी भाषा जेती आही। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि पद्मावत को वही समझ सकता है जिसे अरबी भी आता हो, तुर्की भी कुछ आता हो, कुछ फारसी भी और हिंदी भी आता हो। हिंदू मग पे पाँव न धरियो, का बहुत है जो हिंदी भकियो। तो इनकी जो लोक भाषा है सर, मैं थोड़ा सा आधुनिक काल में भी लाऊंगा। तुलसीदास जी का मानस जो है, और तुलसीदास जिस तरह से आधुनिक काल में प्रेमचंद का गोदान और फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल और जायसी का पद्मावत, अद्भुत। आप इससे आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मध्यकाल का जो महाकाव्य की जो परंपरा थी वही आधुनिक काल में आकर के और उपन्यास की परंपरा में गद्य रूप में हम लोगों के बीच में, चूंकि गद्य आधुनिक काल गद्य काल है, तो लगभग वही प्रेम की परिपाटी है। मैलांचल में लगभग उसी तरीका की चीज़ें चल रही है, लोक तत्वे, लोक रिवाज, ग्रह नक्षत्र, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें, धान की बालियों से लेकर के चूड़े की खुशबू तक के आ रही है। ठीक गोदान में भी आप देखते हैं एक आदर्शवादी पात्र है। वो तो बातें आप सही बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उस परंपरा के साथ जुड़ते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जायसी का जो समय है पूरे भक्ति काल का समय, जी जी जी, वो लोक भाषाओं की प्रतिष्ठा का आंदोलन भक्ति काल है। मूलतः यह देशज आंदोलन है और लोक भाषाओं की प्रतिष्ठा का आंदोलन। बिल्कुल सर, तो ये जायसी के संदर्भ में उस लोक भाषाओं की प्रतिष्ठा को आप किस रूप में देखते हैं? जायसी ने जिस अवधी भाषा की प्रतिष्ठा की, वो अवधी भाषा उनसे पहले साहित्य में, चूंकि अपभ्रंश काल के बाद अवधि लगभग अभी बंद रही थी, मतलब डग भरना ही शुरू की थी अपनी भाषा अपने शुरुआत। और यह एक अद्भुत संयोग है कि जिस तरह से आधुनिक काल में हिंदी शुरू होते ही कुछ अच्छे लेखक मिल जाते हैं, ठीक उस तरह से उस समय अवधि में जायसी जैसे एक बड़े कवि मिलते हैं। हालांकि इसके पहले भी जो सूफी काव्य है वो अवधी भाषा में ही है, लेकिन इनकी अवधि, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनकी अवधि जो है भोगा हुआ अवधि है, बोला हुआ अवधि है, सीखी हुई अवधि नहीं है। और उस समय तक के अवधि
एक साहित्यिक भाषा के रूप में नहीं, लेकिन लोक भाषा के रूप में, लोक कथाओं में वो प्रचलित थी। जी जी जी। क्योंकि पद्मावत जो इन्हें कथा भी मिली है वो वही लोक विश्रुत परंपरा से ही प्राप्त हुई है, इनके पास अपनी ये कोई कथा नहीं है। दूसरी तरफ है इनकी लोक भाषा की जो चीज़ें, जो कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसमें इनकी अवधि में एक अर्धान का मतलब यह है कि अवधि में जो एक तरफ है, अवधि में वीर रस की भी कविता, जैसा कि सर ने कहा कि उतनी ही तेवर के साथ उन्होंने युद्ध का भी वर्णन किया। मूल बात है जिसकी तरफ मैं चाह रहा था कि आपका ध्यान आकृष्ट करूं कि अवधि के दो बड़े कवि हुए, एक जायसी और दूसरा तुलसीदास। तुलसीदास की अवधि में कहीं ना कहीं तत्सम प्रधान है, तत्सम शब्दों का बहुतायत है, और जायसी की अवधि उस ग्रामीण समाज की अवधि है, आम जन की अवधि है, आम जन की जो संस्कृति है, आम जन की रोजमर्रा का ठेठ, बिल्कुल जो ठेठपन है, देसीपन है, वह जायसी की अवधि है। जिस समन्वित संस्कृति और भारत की जो बहुधर्मी संस्कृति है, बहुसांस्कृतिक संस्कृति है, बहुभाषिक संस्कृति है, जायसी को उस संस्कृति के प्रतिनिधि कवि के तौर पर, समन्वय के कवि के तौर पर, सेतु के तौर पर भी हम याद कर सकते हैं। क्योंकि जायसी का काव्य, जायसी का समाज कहीं ना कहीं लोक चेतना का काव्य है, लोक संवेदना का काव्य है। मूलतः जायसी प्रेम के कवि हैं ही। और चलते चलते मैं अपनी बात यहीं से एक जायसी के एक पद से समाप्त करना चाहूँगा। प्रेम घाव दुख न जान न कोई, जेरी लागे जाने पे सोई। कि यह प्रेम घाव है। कहीं ना कहीं पद्मावत और उनकी जो भी रचनाएं हैं, आखिरी कलाम, कन्हावत, उन सबका मूल मंतव्य है, मूल दृष्टिकोण है जायसी के यहाँ जो प्रेम तत्व है, वही उनके कथा का मूल सार है। और उसके माध्यम से हम जायसी की प्रासंगिकता पर बात कर सकते हैं, उनके समाज पर बात कर सकते हैं। लेकिन अवध की लोक संस्कृति पर बात करना जब भी हो तो हमें जायसी की तरफ मुड़कर देखना होगा। मध्यकालीन समाज, मध्यकालीन संस्कृति को जानना हो तो हमें जायसी की तरफ मुड़कर देखना होगा। लेकिन जायसी की चर्चा हम केवल या केंद्रित पद्मावत पर भी रही। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि बाकी उनके जो आधार ग्रंथ, दो महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ हैं, आखिरी कलाम और अखरावट, इस पे भी चर्चा होगी, क्योंकि वो शैली वही है, मसनवी शैली है। आप लोग दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।